हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं हमारे अतीत, और उसी में हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। क्या देख रहे हैं हम लोग? आपका संस्कृतियों का निर्माण। तो कल हम अपना चैप्टर में सबसे पहले संस्कृति के विषय में पढ़े थे कि कैसे कोई संस्कृति अलग होती है, किसको हम क्षेत्रीय संस्कृति कहेंगे। वहां पर खाद्यान्न, वहाँ पर संस्कृति का, वहाँ के पहनावे पर, वहाँ के भोजन, वहाँ के चित्रकार, नृत्य, काव्यान कैसे एक दूसरे से आपके डिफरेंट होते हैं, कैसे ये आपका संस्कृति एक दूसरे से संपन्न होती हैं, कैसे इनकी आपका क्षेत्रीय परंपरा आपस में जुड़ी हुई हैं, क्या इनके रीति रिवाज से कोई चीजें नहीं निकलती हैं। इन सभी को हम लोग आपका गौर करके बहुत अच्छे से आपका देख चुके हैं और इन पर हम लोग आपका बात भी कर चुके हैं और इनको हम लोग कल आपका देख लिया था। और कल हमने आपका चेरों के राजवंश के विषय में पढ़ा और हमने सबसे पहले कल देखा, हमको मलयालम भाषा में भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ आपके लिखे सरकारी अभिलेख मिले जो हमको चेल शासन से संबंधित थे। क्लियर है? और हमने केरल के आपके मंदिरों को देखा और उन मंदिरों को हमने बहुत अच्छे से गौर करके और विचार करके भी हमने उनको पढ़ा और समझा था मलयालम भाषा में। ठीक, उसके बाद हमने भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है, जगन्नाथी संप्रदाय के विषय में पढ़ा और उसके महत्व को समझने का प्रयास किया कि वो किस प्रकार से है और किनका बना हुआ है और किसको आपका समर्पित ये मंदिर है। ठीक, ये सब चीजें हम लोग आपका इसके अंतर्गत आपका देख रहे थे। क्लियर है? चलिए, यहाँ तक मैं कल आपको पढ़ा चुका था, इससे आगे कंटिन्यू करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं आखिर में है क्या। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए, क्या कह रहे हैं कि जो हमारी 12वीं शताब्दी है, कि 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यधिक प्रतापी शासक हुए हैं अंतबर्मन, जिन्होंने पुरी में सर्वोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर का बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अभिनव पाप के तृतीय ने राज्य पुरुषोत्तम पाप के जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनिधि नियुक्त किया। क्या बना दिया उस राजा ने? अपने आप को जगन्नाथ का प्रतिनिधि नियुक्त किया। जगन्नाथ मतलब भगवान, और अगर कोई भगवान का प्रतिनिधि होता है तो लोग उसके भगवान की तरह ही पूछते हैं। और आपने देखा होगा कुछ भारतीय शासक ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने अपने भगवान का प्रतिरूप बताया है, किसी ने अपने आप को प्रतिनिधि बताया, किसी ने भगवान का सेवक बताया है, ताकि लोग धर्म से जोड़कर शासन को चला सकें। क्लियर है? और लोग उन पर अधिक विश्वास कर सके, उनका शासन चलाना जो हो जाए थोड़ा सा आसान हो जाए। इस तरीके से उन्होंने शासन को आपका चलाया। कह रहे जो जो इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी कि तीर्थ यात्रा के रूप में महत्व प्राप्त होता चला गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, चाहे मुगल रहे हो, मराठे, अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी, इस मंदिर पर सबने नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। ये सब महसूस करते देखी मंदिर पर नियंत्रण करने से स्थायी जनता उनका शासन स्वीकार हो जाएगा। अगर हमारा मंदिर पर शासन हो गया तो लोग हमको स्वीकार कर लेंगे। क्लियर है? स्वीकार कर लेंगे तो हमें शासन करना बड़ा आसान हो जाएगा। और आप एक बार पुनः आप देखिए, ये आपका मंदिर बना हुआ है जगन्नाथपुरी का। आप आधार स्तंभ से मंदिर के आर्किटेक्चर को, मंदिर की स्थिति को आप देखना प्रारंभ कीजिए। ठीक है, देख लिया? थोड़ा ऊपर चलते विमान की तरफ। देखिए क्या अद्भुत मंदिर है और कैसी इसकी कलाकृति है, और ये लगा हुआ है आपका झंडा ऊपर। क्लियर है? अब इसके बाद थोड़ा सा आप राजस्थान को देखते हैं। कह रहे हैं कि राजस्थान और सूरवीरता की परंपरा। आप अगर राजस्थान को देखोगे तो राजस्थान में आपके राजपूत राजाओं का शासन रहा है, और राजपूत राजा के शासन के साथ राजपूताना क्षेत्र के नाम से भी बहुत बार आपका राजस्थान को संबोधित किया गया है। आइए इसके विषय में पढ़ते हैं और इसके विषय में विचार करते हैं। कौन सा स्कूल है ऊपर वाला? जीआईसी साल दे। आप सुन पा रहे हैं बच्चों? हाँ, सुन पा रहे हैं, यानी क्या? बहुत अच्छे। माइक लेकर कोई चैप्टर पढ़ेगा बच्चा? बहुत अच्छे, माइक ले लीजिए बेटा।
क्या नाम है 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है राजपूत कहते थे। इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे, लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे और आज भी है जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आपको राजपूत कहते हैं। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं तथा यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। यस, ये संस्कृति परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषों के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज अध्याय 2 एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे शूरवीरों के आदर्शों को पहने हृदय में संजोए रखते थे, जिन्होंने रणक्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वर्ण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूत शूरवीरों की कहानियां काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित है। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती है। ये काव्य एवं गीत ऐसे शूरवीरों की संपत्ति को श्रीमती को सुरक्षित रखते थे और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थानीय और सत्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल स्वेगों का चित्रण होता था। कहाँ स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था। कहीं और चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों से अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी विधवा द्वारा अपने मृतक पतियों की चिंता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्श का पालन करते थे, उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। बस ठीक है, बैठ जाइए, बैठ जाओ। आप पहले से पूरा पढ़ा दो पैराग्राफ को, फिर आपको दोबारा मौका दूंगा। जी ऐसी साल दे, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए, बात करें राजपूत और सूरवीरता की परंपरा। अब राजपूत हैं और बात कर रहे हैं इसमें सूरवीरता, यानी कि ऐसी वीरता की परंपरा जो आपके राजपूतों में चली आई है।
और अगर आप इस समय को देखोगे तो कहेंगे कि 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोगों ने उस क्षेत्र को जहां अधिकांश राजस्थान स्थित है, यानी कि आप देखेंगे मोस्टली पार्ट राजस्थान का जो है ये आपका कैसा है, राजपूताना रहे हैं, यानी कि जो राजपूत लोग हैं उनका अधिकतम अगर आप लोग निवास देखोगे वो आपको राजस्थान में मिलेगा। और कह रहे हैं कि इससे यह समझा जाता है कि वहां ऐसा प्रदेश है जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहते हैं। और कह रहे हैं कि ये एक ऐसा प्रदेश है जहां पर आपका प्रमुख रूप से कौन लोग रह रहे हैं, राजपूत लोग रह रहे हैं। यानी कि राजस्थान के अंदर अधिकांश जनसंख्या किनकी है, आपका राजपूत लोगों की है। कह रहे लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। कह रहे कैसे है, आंशिक मतलब थोड़े से ही रूप में सत्य है। ऐसे अनेक समूह हैं जो आज भी उत्तरी और मध्य भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। और आप केवल ये नहीं कह सकते कि केवल राजपूत आपका राजस्थान में, नहीं, भारत के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे आपका उत्तरी हो, चाहे आपके मध्यवर्ती हो, या फिर उसके पास पड़ोस के जो भी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्र में भी आपके अनेक राजपूत लोग रहते हैं और वो अपने आप को राजपूत कहते हैं। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं, कि केवल ऐसा नहीं है कि आपका राजस्थान में केवल राजपूत ही रह रहे हैं, नहीं, राजपूत के अलावा अन्य लोग भी हैं जो आपका राजस्थान में निवास करते हैं। यानी कि यह बात स्पष्ट हो गई कि केवल राजपूतों का क्षेत्र केवल आपका राजस्थान नहीं है, बल्कि अन्य क्षेत्र भी है जहां पर आपके राजपूत लोग आपका निवास करते हैं। केवल एकमात्र प्रदेश ऐसा नहीं है राजस्थान जहां पर केवल राजपूत हो, अन्य भी क्षेत्र हैं। और वो दो क्षेत्र इसमें थोड़ा सा आपको स्पेसिफाई किया है, एक है उत्तरी क्षेत्र और दूसरा है मध्य भारत। ये ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां पर क्या रहते हैं, आपके राजपूत लोग रहते हैं। और हम केवल ये कहें कि केवल राजस्थान में ही राजपूत लोग रहते हैं और कोई रहता नहीं है, तो ये कहना भी सही नहीं है, क्योंकि राजपूत के अलावा वहां और बहुत सारी आपकी जातियां हैं, जो लोग आपका समूह है, लोग हैं जो वहां निवास करते हैं। अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है। और लोग क्या मानते हैं कि राजपूतों ने क्या करा है, राजस्थान को एक विशिष्ट आपके संस्कृति दी है। देखिए, आप राजस्थान का पहनावा देखिए, आप राजस्थान का खान पान देखिए, आप उनकी भाषा बोली को देखिए, क्लियर है, उनके तौर तरीके, उनके संस्कृति क्लियर है, और उनको देवों के मानने के आपके जो तौर तरीके हैं आप उनको देखिए। तो ये सारी चीजें बड़ी स्पष्ट रूप से आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी। ये सांस्कृतिक परंपरा वहां के शासकों के आदर्श तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई है। सांस्कृतिक जो आपकी परंपरा है, जो कल्चर है, वहां के शासकों का जो आदर्श है और वहां की जो अभिलाषाएं मतलब जो उनकी इच्छाएं हैं, उनसे कैसी एक घनिष्ठतम कैसी है, आपके इंटरलिंक है, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे रूप में आपका जुड़ी हुई है। क्लियर है। और कह रहे हैं कि लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन था। एक ऐसी सदी थी 8वीं जहां पर अलग अलग आपका राजपूत परिवार थे जिनका वहां शासन था और वो लोग वहां शासन करते थे। ये शासक ऐसे सूरवीर के आदर्श को अपने हृदय में संजोए रखते थे। कह रहे अगर कोई सूरवीर है, किस तरह के उसके आदर्श हैं, किस तरह से उसने शासन चलाया, उन सारी चीजों को अपने हृदय में आपका संजोए हुए थे, जिन्हें रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वर्णन किया गया है। आप देखते थे, ऐसा कहा जाता है कि राजपूत अगर कोई शासक है वो कभी भी रणभूमि में जहां युद्ध हो रहा है वो अपनी पीठ दिखाकर नहीं भागता, मर सकता है लेकिन वो अपनी पीठ नहीं दिखा सकता। क्लियर है। अब देखिए, मगर वह पीठ नहीं दिखा सकता। राजपूत सूरवीरों की कहानियां काव्यों और गीत में सुरक्षित है। राजपूत आपके सूरवीर हुए हैं, इस बात का एक्सप्लेनेशन, इस बात के एविडेंस हमको कहां मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे काव्य बने हैं और बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो गीत और काव्यों में ये चीज आपकी सुरक्षित है कि राजपूत राजा आपके सूरवीर होते थे, लड़ाके होते थे और वो कभी भी युद्ध में अपनी पीठ दिखाकर नहीं भागते थे। कह रहे हैं कि विशेष रूप से प्रशिक्षित चरण भाटाओं द्वारा की गई है। ये काव्य एवं गीत ऐसे सूरवीरों की स्मृति का मतलब है उनकी याद में,
कैसा है? उनकी याद को सुरक्षित रखते हुए और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे जनों को भी उन सूरवीर का अनुकरण करने के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित करेंगे। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थिति या स्वामी भक्ति, प्रेम, मित्रता, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेग का चित्रण है। यानी कैसा दिखाया गया है? स्वामी भक्ति, यानी कि आप कोई राजा है और राजा कोई आपका सैनिक है, तो सैनिक का स्वामी के प्रति, अपने राजा के प्रति भक्ति भाव को दिखाया गया है। इसमें मित्रता को दिखाया गया है, इसमें प्रेम को दिखाया गया है, शौर्य गाथा को दिखाया गया, उसने क्या किया, किस तरह से किया, और क्रोध को भी आपका प्रबल रूप से आपका चित्रण किया गया है और इसको दिखाया भी गया है। कह रहे क्या स्त्रियों ने भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? कह रहे कि जिस तरह की कहानी है आपका राजपूतों में, क्या इसमें कोई स्त्रियों का कोई स्थान था? तो यह चित्रित किया गया है कि कह रहे हैं कि ये चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने सूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों का अनुसरण करती थी। कह रहे जो आपके सूरवीर, जो आपकी पत्नियां हैं, वो अपने पति के जीवन और मरण का दोनों का अनुसरण करती थी। अब आपने देखा होगा एक प्रथा चली थी और बड़ी फेमस थी राजपूतों में। उस प्रथा का नाम था सती प्रथा। आप जानते हैं सती प्रथा क्या होती है? और सती प्रथा में एक प्रथा और थी, इसका नाम था जौहर प्रथा। क्लियर है? सती प्रथा। कितने बच्चे जानते हैं सती प्रथा के बारे में? हाथ खड़ा कीजिए। किसी को पता है सती प्रथा के बारे में? हाथ खड़ा कीजिए। कौन बच्चा बताएगा? आपने पढ़ा होगा चैप्टर। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए सती प्रथा क्या होती थी। ये आम तौर पर राजपूतों में आपका प्रचलित थी। सती प्रथा के अंदर क्या होता था, जब कोई राजा या कोई व्यक्ति आपका, उसकी मृत्यु स्त्री से पहले हो जाती थी, तो उसकी स्त्री को जलती हुई चिता में या आपके चिता के ऊपर बैठाकर जला दिया जाता था। इसको कहते थे आपकी सती प्रथा। क्या बोलते थे? सती प्रथा। और एक ऐसी प्रथा थी जिसका नाम था जौहर प्रथा। जौहर प्रथा में क्या था कि जिन राजपूत आपके रानियों के जो आपके पति हैं, वो पति अगर आपके घर उनके शव नहीं लाए जाते थे, युद्धों में किसी कारण वहीं जल गए या वो आपके नहीं ला पाए, तो वो लोग क्या करती थी, घर में ही हमन कुंड बनाकर उसमें बैठ के स्वयं को भस्म कर लेती थी और उसको बोलते थे आपके क्या? ठीक है। तो इस प्रथा को क्या बोलते थे? आपका सती प्रथा आपका, हम लोग इनको कहते थे। और कह रहे हैं कि अपने मृतक पतियों के साथ आपके चिता में जलने की प्रथा को आपका सती प्रथा कहा गया है। बहुत सी कहानियों में इसका उल्लेख मिलेगा। इस प्रकार जो लोग सूरवीरताओं के आदर्श का पालन करते थे, वे अक्सर इस आदर्श को अपने जीवन में क्या करते थे? बलिदान करना होता था और इसी को आपका बलिदान बोलते थे। चलिए अब कौन बच्चा खड़ा होगा पढ़ने के लिए? माइक ले लीजिए। कोई बच्चा किसी बहुत अच्छे, कौन सा स्कूल नीचे वाला? जीआईसी दरमियान, माइक ले ले बेटा, सबको मौका मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? गुड मॉर्निंग। प्रियांशु नेगी। प्रियांशु नेगी। यस सर। चलिए प्रियांशु आप पढ़ना शुरू करें। माइक को प्रॉपर अपने मुंह के पास रखिएगा और धीरे धीरे पढ़िए ताकि सभी स्कूलों के बच्चों को आपकी आवाज समझ आए। ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू कीजिए। क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। यदि सूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती है, तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। आइए नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखें। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है,
जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान कहानियां लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता था। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फूला राजस्थान जयपुर के राज दरबारों में लखनऊ में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला रूप में उभरा। 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार तथा चलिए बेटा शुरू करें यहाँ से। भागों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा धूर्त पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद दो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य रूपों में मान्यता मिल गई। शास्त्रीय नृत्य किस कला रूप को शास्त्रीय माना जाए, इस प्रश्न का उत्तर देना। चलिए ध्यान दीजिए, बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका नेगी जी, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। आप बैठ जाइए क्योंकि क्लास समाप्त हो रही है, समय अगली कक्षाएं हैं। बैठ जाइए आप बेटे। बैठ जाइए बेटे, नीचे बैठ जाइए। जीएससी दरमियान जो बच्चा माइक लिया, आप नीचे बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बेटे, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। चलिए आपके लिए थैंक यू। एक बार ताली हो जाए जीएससी दरमियान के बच्चे के लिए, सभी बच्चे क्लैपिंग करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए, और जीआईसी कौन स्कूल पर, जीआईसी शालदे के बच्चों के लिए भी एक बार ताली हो जाए। जीआईसी शालदे, चलिए सारे लोग बजाइए अच्छे से। चलिए बहुत सुंदर, इस तरह से ही आप लोग पढ़ते रहिए। कल आपको मैं आपका जो है सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा कि कथक का मतलब क्या है, कथक को लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, और कथक को कैसे आपका क्लासिकल डांस में भारत सरकार ने इसको आपका शामिल करा है, और आपका सब्जेक्ट में भी बहुत से बच्चे पाठ भी लेते हैं कथक में। तो इसके विषय में हम लोग कल पढ़ेंगे, और सभी बच्चे कक्षाओं में बहुत अच्छे से बैठेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।